नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के चर्चा में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्निशा डाबले। एक स्वस्थ महिला ही इस परिवार और समाज के लिए शक्ति होती है। जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं तो उसमें भी महिलाओं की अहम भूमिका है और स्वस्थ महिलाएं तो उस राष्ट्र निर्माण में अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभा सकती हैं। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कविता मीना। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्ते अर्निका जी। डॉक्टर कविता जी, आपको बता दें कि पंचायत समिति दूदू की ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर है और हाल ही में इनको सम्मानित किया गया था क्योंकि दूदू पंचायत समिति ने जयपुर शहर में राष्ट्रीय कल्याण प्रोग्राम में प्रथम स्थान प्राप्त करा था। इनकी डॉक्टर कविता मीना की बहुत ही प्रयासों से इनका जो दूदू पंचायत समिति थी उसे प्रथम स्थान मिला। आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब हम इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाते हुए इनसे जानते हैं कि किस तरह एक स्वस्थ महिला की क्या भूमिका होती है सशक्त भारत में। नमस्कार अर्निका जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका मिला आपके इस स्टूडियो में आकर महिला स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार के संबंध में कुछ अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग से कैंपेन फॉर्म में इस प्रोग्राम को चलाया है, जो कि एक सशक्त परिवार के लिए एक महिला की जो भूमिका है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस जो प्रोग्राम का जो हमारी थीम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इसके बारे में कुछ मैं बताना चाहूंगी। एक जो महिला होती है उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। बच्चे के पैदा होने से लेकर बच्चे के बड़े होने तक उसके पोषण में, उसकी देखभाल में एक महिला का अहम योगदान होता है। एक महिला अगर पढ़ी लिखी है, स्वस्थ है, तो वो एक अच्छे तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है, परिवार के विकास में भूमिका निभाती है। और जब हमारा परिवार सशक्त होगा तभी हमारा देश सशक्त होगा। जी डॉक्टर कविता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये कैंपेन कब से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा और इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। अर्निका जी, ये जो हमारा कैंपेन है वो हमारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक लगातार प्रति दिवस चलेगा। इसके अंदर हमारे जो सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारे उप जिला अस्पताल से हैं, हमारे जिला अस्पताल से हैं, सभी में ये कैंपेन प्रतिदिन मनाया जाएगा। और इसको हम एक अभियान की तरह ले रहे हैं। अभियान मतलब कि इसमें हम मोटिवेशन दे रहे हैं। हमारे फील्ड वर्कर जैसे हमारी एएनएम है, आशा हैं, हमारे सीएचओ हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, और इसमें जन भागीदारी भी हम कर रहे हैं। जन भागीदारी में हम वहाँ के जैसे जो लोकल लोग हैं, जैसे हमारे सरपंच होते हैं, हमारे वार्ड पंच होते हैं, हमारे एमएलए जो होते हैं, और भी जो जन सेवक संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं। इस प्रोग्राम में काफी विभागों का कोऑर्डिनेशन है। जैसे हमारे महिला बाल विकास की भी कुछ योजनाओं का इसमें समावेशन है, हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का भी इसमें समावेशन है। इसके साथ साथ दूसरे विभाग भी इसमें हमारे साथ काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि इसमें हम जैसे प्रति दिवस तो हमारे रूटीन में भी सेवाएं तो हमारी ये चलती ही हैं। रोज हम जैसे हमारे टीकाकरण, हमारी एएनसी चेकअप, हमारी महिलाएं जब भी अस्पताल में आती है रूटीन में भी सभी सर्विसेज दी जाती है। परंतु क्योंकि ये अभियान चलाया जा रहा है और अभियान का मतलब कुछ तो स्पेसिफिक होता है, इस अभियान में हमारा ये स्पेसिफिक है कि हमारे इसके अंदर विशेषज्ञ सर्विसेज हमारी दी जा रही है। विशेषज्ञ सर्विसेज में जैसे हमारे गायनिकोलॉजिस्ट हो गए, हमारे पीडियाट्रिशियन हो गए, हमारे फिजिशियंस हो गए, हमारे ईएनटी सर्जन हो गए, हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गए, ऑर्थोपेडिशियंस हो गए, इन सबको भी हम इस कैंपेन में समावेशन कर रहे हैं। और हम एक डे फिक्स ऐसा हमने कर रखा है फील्ड में कि जैसे हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारी टीएससी हैं, सीएससी हैं, उनमें हम एक स्पेसिफिक दिवस के दिन हम विशेषज्ञों को बुलाते हैं, वहाँ पे उनकी पूरी टीम बैठी रहती है, ठीक है। और हमारे बहुत तरह के काम इस कैंपों में करे जा रहे हैं।
जैसे कि हमारा इसका जो मेन उद्देश्य है, हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य को हमें बढ़ावा, जैसे भी हम कर सकते हैं। एक महिला जो आने से हिचकिचाती है हमारे स्वास्थ्य विभाग में, वो रूटीन में बात नहीं कर सकती है, उसको हमें मोटिवेशन देके इस प्रोग्राम में हम एक स्पेसिफिक से विशेषज्ञ सेवाएं भी दे सके, ये हमारा मेन उद्देश्य है। जी, जैसा कि डॉक्टर कविता जी ने कहा कि वैसे तो प्रतिदिन ही एएनएम और इन सब का कार्य होता है कि प्रतिदिन जाके गांव-गांव में जाएं, घर में जाएं और सबकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, परंतु इस अभियान के तहत एक स्पेशल फोकस्ड किया जा रहा है ताकि जो बहुत सी जांचें हैं वो उनको एक ही छत के नीचे मिल जाए। मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि आप जैसा कि ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, तो आपका रोल रहता है इसमें कि ये कैंपेन किस तरीके से आप सुनिश्चित करती हैं कि एकदम सही से इसकी पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए? सबसे पहले तो जब हमारे पास भारत सरकार की तरफ से जब आदेश हमारे पास आए, तो हमने इन कैंपों की पूरी प्लानिंग करी है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने डेट फिक्स करी है। पूरा जो हमारा अरेंजमेंट है कि हमारे कौन कौन से डॉक्टर्स इसमें सेवा देने आएंगे, हमारे फील्ड से हमारे जो महिलाएं उनको कैसे हमें इन कैंपों में आवागमन करनी है, हमें इनके लिए प्रचार प्रसार करा है, पैम्पलेट्स छपवाए हैं, हमने माइकिंग करवाई है और हमने पोस्टर वगैरह लगवाए हैं। और हमारे जो जनप्रतिनिधि उनका खास रोल है इसके अंदर, क्योंकि जो महिलाएं जो कोई भी जो व्यक्ति है उस आदमी की बात ज्यादा इफेक्टिव मानता है जो वहाँ का मूल है। क्योंकि हमारी एक आशा वर्कर है, वो उसी गांव से चयनित होती है और उसी गांव में वो निवास करती है, तो इसमें हमारे आशा बहन जी एनएमओ का बहुत बड़ा रोल है। हमारे सरपंच वगैरह को हम पॉजिटिविटी में बताया कि जो हमारी महिलाएं अब तक आई ही नहीं है, कई बार ऐसी महिलाएं ऐसे एरियाज हैं जहाँ की महिलाएं, हम मानते हैं कि आज सभी जगह हमारा स्वास्थ्य सिस्टम इतना स्ट्रोंग है कि एक डोर स्टेप पे इजी गोइंग सेवाएं मिल जाती है। सभी जगह हमारे जैसे आयुष्मान आरोग्य स्थापित हैं, हमारी पीएसए स्थापित है, फिर भी कुछ जैसे हमारे कुछ पारिवारिक कारण मान लो या लैक ऑफ अवेयरनेस, जैसे जागरूकता की कमी की वजह से कुछ महिलाएं नहीं आ पाती हैं। जैसे उनको टीकाकरण के लिए आने में हिचकिचाती हैं, एएनसी के लिए चेकअप के लिए आने में हिचकिचाती है। तो इन कैंपों में, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे मैं मानती हूँ कि पूरे भारत में ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं और एक प्रचार प्रसार काफी मीडिया के थ्रू, आप सबके थ्रू भी इसका काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे एक लोगों में एक ये तो अवेयरनेस हो रहा है कि एक महिलाओं के लिए कोई कैंपेन चल रहा है और एक बार जाके देखते हैं कि क्या है इस कैंपेन में स्पेसिफिक। इससे हमने, क्योंकि उस दिन जो हमारा जैसे आयुष्मान आरोग्य कैंप है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी हमने सारी जांचों की सुविधाएं रखी हैं। हमारा जैसे हमारा एनसीडी का कार्य वहाँ पे करता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें हमारे आ जाते हैं जैसे डायबिटीज हो गया, हमारे हाइपरटेंशन हो गया और अदर और भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो हो गया, हमारे कैंसर स्क्रीनिंग हो गया, ठीक है, हमारा जो टीबी का स्क्रीनिंग इसके अंदर हम कर रहे हैं, पोषण किट बंटवा रहे हैं और हमारे निक्षय मित्र, हम महिलाओं को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी निक्षय मित्र बने। हमारे रक्तदान शिविरों का भी आयोजन इनके अंदर करा जा रहा है। जी जी, जैसा कि आपने कहा कि अगर वहीं के जो ग्रामीण परिवेश के ही जो प्रतिनिधि हैं वही जाके अगर महिलाओं को मोटिवेट करें कि आप आइए, आपके लिए कैंप लग रहा है और स्पेशल आपके लिए ही लग रहा है, सिर्फ महिलाओं के लिए लग रहा है, तो ज्यादा उनकी भागीदारी देखने को मिलती है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्या कारण है जो आपको लगता है, आपने गाँव में देखे हो, कि जो महिलाओं को रोकते हैं, जिनसे वो हिचकिचाती हैं कि हम किस तरीके से आए? क्या उनको कोई डर लगता है कि ट्रस्ट में क्या कुछ आ जाएगा, या किस तरीके से वो परेशान होती हुए भी, अगर वो बीमार हैं फिर भी वो हिचकती हैं कि किस तरीके से मैं वहां पे जाऊंगी? तो आपको क्या कारण लगते हैं ये इस मानसिकता के? अनिका जी, मैं बताना चाहूंगी कि पहले के कंपेयर में आज हमारा ये जो अवेयरनेस है काफी इम्प्रूवमेंट है हमारा, क्योंकि हमारी महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी हमारी एजुकेशन में काफी आगे हैं। और जो कुछ वर्षों पहले जब हम ये सोचते थे कि महिलाएं ये नहीं समझती है कि उनको जब वो गर्भवती होती हैं तो उनको जांच करवानी चाहिए, बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को टीकाकरण लगवाना चाहिए, इनकी महत्वता हो सकता है पहले नहीं इतना मानती थी महिलाएं, लेकिन आज जब मैं फील्ड में देखती हूँ, मैं एज ए चिकित्सक भी काम करी हुई हूँ और अब चूंकि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ तो मैं एज ए मॉनिटरिंग सुपरविजन में भी ये चीज ऑब्जर्व करती हूँ कि महिलाएं भी कई, मतलब आज के दौर में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं अपने स्वास्थ्य में। वो भी जानती है कि अगर मैंने गर्भावस्था के टाइम सही से दिखाया नहीं तो मुझे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, खून की कमी हो सकती है जिससे महिला की जान जोखिम में पड़ सकती है, बच्चे की जान जोखिम में पड़ सकती है। फिर भी
इन सब चीजों के होते हुए भी कुछ एरिया जैसे होते हैं जहाँ पे आज के समय में भी एजुकेशन का प्रभाव थोड़ा कम है, जागरूकता थोड़ी कम है। दूसरा, पारिवारिक जो ट्रेडिशनल्स हमारे होते हैं कि नहीं, ये दवाइयाँ होती हैं ये सही नहीं होती, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, पता नहीं ये हम चेक कराने जाएंगे, पता नहीं हमें कौन देखेगा, कैसे देखेगा, हमारे कुछ आ गया जांच में तो पता नहीं हमें कैसे क्या क्या दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। मतलब कुछ सोशल स्टिग्माज आज भी हैं, जैसे टीबी को लेकर है ना। एनसीडी जो हमारा है, जैसे कि गर्भवती महिला को अगर डायबिटीज हो जाती है, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, वो काफी अगर हम अर्ली इसको डायग्नोस कर लेते हैं तो उसको ट्रीट कर पाना संभव है, बाकी नहीं तो उससे काफी बच्चे में और मदर में काफी कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होते हैं। ऐसे जैसे हमारा हाइपरटेंशन को हम ले लेते हैं, हाइपरटेंशन की वजह से एक महिला जो होती है अगर शुरुआती दौर में उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो काफी एक्लेम्पसिया, जिसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं, उसमें डेवलप हो जाता है, जिसके अंदर महिला को सीजर्स भी, दौरे भी आने लग जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम इनिशियल स्टेज में स्क्रीनिंग के थ्रू हम उनको पहचान सकते हैं। तो हम इस प्रोग्राम में हमारा मेन यही है, हमने आशाओं को भी काफी ट्रेंड करा है और हमारे आशा बहन जी काफी एक्टिव हैं इस समय। हमने सरपंचों को भी ये मतलब एज ये जागरूकता दिया है कि नहीं, अब हिचकिचाना नहीं है, खुद के लिए जीना है, खुद आके बढ़ना है। अगर एक बच्ची जो अभी किशोरी अवस्था स्टार्ट होती है हमारी 10 से जो हम 19 साल कहते हैं, उस टाइम स्पेशली हमें फोकस करना होता है। जैसे मेनिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होता है तो लड़कियों जो हमारी बालिकाएं होती है उनको नहीं इतनी जागरूकता होती है, तो वो हिचकिचाती हैं ना, बता नहीं पाती हैं कि मुझे ये क्या हो रहा है, कैसे हाइजीन कंडीशन हमको बनाए रखनी है। तो हमें यही इस प्रोग्राम का मेन मकसद है कि हम जैसे हमारी महिलाएं हैं, हमारी किशोरियां हैं, हमारे बच्चे हैं और इवन हर ग्रुप का जो हर क्लास की जो महिलाएं इसमें पार्टिसिपेशन करें और हम इनमें उनको सेवाएं देने और बेटर जागरूकता हम इन प्रोग्रामों में कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सी महिलाएं हैं जिनको अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, अगर इन जांचों में पता लग जाए कि किस तरह की क्या बीमारी है, तो वो उतना ही जल्दी उसका इलाज भी शुरू हो सकता है। आपने बहुत सही कहा ये। मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि आपने ऐसा कहा कि सोशल स्टिग्मा है बहुत सारी बीमारियों को लेके, और किशोर अवस्था में जैसे कि मासिक धर्म शुरू होता है तो फिर बच्चियों में बहुत सा डर शुरू हो जाता है, तो उस डर को कम करने के लिए और मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके क्या कुछ आपके वहां पे हो रहा है, उसमें आप थोड़ा बताना चाहेंगे? अभी स्वास्थ्य विभाग में इतने प्रोग्राम्स हमारे महिलाओं को, मतलब प्रोग्राम्स तो मैं कहूंगी सभी वर्ग के लिए चल रहे हैं, पूरा सूर महिला सभी के लिए, लेकिन हमारी जो सरकार है अभी महिलाओं पे काफी फोकस कर रही है। ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारा जो मेन पिलर है, हमारी सोसाइटी का जो मेन पिलर है वो है एक महिला। हम महिला के जन्म से, अगर हम महिला एक जन्म लेती है तब से अगर हम ये देखें कि हमें कैसे कैसे वो सफर करती हैं। कई बार आपने भी सुना है ये कि सोसाइटी में भी कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता है, बालिकाओं को पैदा होने से पहले ही उनको खत्म कर दिया जाता है। जैसे तैसे कुछ अगर आप भी जाती हैं ऐसे, तो फिर उसको इस तरह से उनको देखा जाता है कि आप तो एक महिला हो, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने से हटाया जाता है। मतलब आगे इतना प्रमोशन कुछ फैमिलीज में नहीं होता, कुछ सोसाइटीज में आज भी रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और कुछ महिलाएं भी इस चीज को मान लेती है कि नहीं, मुझे इसी एनवायरनमेंट में रहना है। तो हम ये कहेंगे कि जैसे हमारी जो मासिक धर्म वाला है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सैनिटरी नैपकिन हम बांट रहे हैं। एएनसी सर्विसेज है तो इसमें फ्री एएनसी चेकअप हमारे होते हैं। जैसे गर्भवती महिलाएं, 4 हम गर्भवती महिलाओं को चेकअप देते हैं। उसके अलावा हाई रिस्क प्रेगनेंसियां हम जैसे कि पहले किसी को ऑपरेशन हुआ हो, है ना, हाई ग्रेड फीवर हो, जो एनीमिया हो, खून की कमी हो, ठीक है, और भी कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे एक्लेम्सिया हो गया, कोई क्रोनिक डिजीज हो गया, HIV हो गया, टीबी हो गया, इन सबको हम हाई रिस्क में लेते हैं। तो ऐसी महिलाएं जो हमारी डिटेक्ट हो जाती है उसको हम 3 और एक्स्ट्रा जांच इन प्रोग्रामों में दे रहे हैं। इसके साथ हम जैसे जो बालिकाएं हैं उनके लिए भी हमारे पास स्कूलों में हम आयरन की टेबलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे ब्लू और पिंक ब्लू टेबलेट्स हम देते हैं। तो वो भी एक हमारा एनीमिया मुक्त प्रोग्राम के नाम से हमारा संचालित है, जिसके अंदर हम छोटे बच्चे होते हैं जैसे जो हमारे 6 मंथ से 6 ईयर तक के होते हैं, उनको हम आयरन सिरप दे रहे हैं।
इस तरह से गवर्नमेंट काफी कुछ इनिशिएटिव इसमें ले रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं ताकि वो जिनको भी कोई भी समस्या है तो वो बाहर आ सकें और अस्पतालों में जा सकें और अपनी समस्या का निस्तारण कर पाएं। मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि आजकल देखने को मिला है कि मानसिक तनाव भी बहुत बढ़ता जा रहा है और महिलाएं खासकर अगर वो कुछ बताती हैं तो वो ऐसा अपेक्षा करती हैं कि उनका परिवार उनकी समस्या को समझे और उनको एक तरीके से इग्नोर ना करें कि अगर वो बोल रही हैं उनके सिर में दर्द है या पेट में दर्द है, कहीं बाद में जाके वो कहीं बड़ी बीमारी ना बन जाए। तो इसके लिए आप क्या कहेंगी, किस तरह से कि एक परिवार एक साथ आ सकता है एक महिला को सहयोग करने के लिए अगर वो किसी तरीके से तनाव से जूझ रही है तो? हाँ, इसमें एक परिवार का काफी इम्पोर्टेंस रोल होता है। एक महिला जब पूरे परिवार के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देती है, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक परिवार संभालती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि हम कितने सेक्रीफाइसेज हम परिवार के लिए करते हैं। हम जब सुबह से हमारा दिनचर्या शुरू करते हैं तब से हम पूरे दिन हमारी फैमिली, हमारे जो वर्किंग वुमेन्स होती है उनके लिए ये और भी चैलेंजिंग चीज है, क्योंकि उनके साथ दो चीजें चलती है। एक तो उनको परिवार तो देखना ही होता है, उसके साथ उनको अपना जॉब भी देखना होता है। तो वो दोनों चीजों में कहीं कहीं बैलेंस करते करते ऑफिशियली ये जो आज की हमारी जीवन शैली भाग दौड़ भरी, इसमें एक तनाव एक कॉमन चीज हो गया है ना। अब ये जो तनाव है, ये वर्ड जो तनाव, वो कब एक मानसिक रोग में बदल जाता है, इसको हम डिस्क्रिमिनेट इतना इजीली नहीं कर पाते। इससे ये कि जैसे शुरुआती दौर में वो खान पीन पे ध्यान नहीं दे पाती हैं क्योंकि उसकी जीवन शैली इतनी बिजी होती है, वो दूसरों के लिए सब करती है लेकिन खुद को कहीं न कहीं पीछे छोड़ देती हैं। वो समय से खाना ना खाना, पूरी नींद ना लेना, प्रॉपर आराम की कमी के कारण, और ये सब चीजें चलते चलते उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है परिवार में कि महिला के साथ ये थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं मैं एक्सप्रेस करूंगी कि मुझे तनाव हो रहा है, मैं थोड़ी परेशान हूँ। हो सकता है परेशानी फैमिली इश्यूज की वजह से भी हो सकती है, उसको जॉब की वजह से भी हो सकती है, वही कोई सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं उसके साथ, लेकिन वो थोड़ा सा हिचकिचाती है कि परिवार उसको कैसे समझेगा। परिवार का रोल हमारा ये होना चाहिए कि हम भी उसको ऑब्जर्व करें महिला को कि महिला क्यों परेशान है, उसके साथ समय बिताएं, उसको समय दें। वो रोज सबके लिए खाना बनाते, कभी उसको भी ये प्रायोरिटी दी जाए कि भाई आप अपना ध्यान भी रखो, वो बीमार हो तो उसको समय पे चिकित्सक के पास लेके जाएं, ठीक है। उनको जो भी लगता है, जो सपोर्ट, कुछ महिलाएं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही होती हैं, जैसे कुछ पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन से होती हैं, तो उनको प्रॉपर नहीं इनकम होती है, वो अपने बच्चों को कैसे पालती है तो वो नहीं बता पाती हैं। ये सब चीजें उनकी तनाव और डिप्रेशन में चली जाती हैं। इन सब चीजों में एक परिवार ये रहे कि नहीं, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। एक महिला अगर अवसाद से ग्रसित होती हैं, तनाव से ग्रसित होती हैं, तो सबसे अहम रोल, जैसे मैं कहना चाहूंगी कि एक जो मेडिकल साइंस भी कहती है कि जो हमारा परिवार होता है उसका सबसे अहम रोल होता है इस चीज से उबरने में। तो परिवार के साथ समय बिताना, परिवार के साथ अपनी बातों को शेयर करना, और जब भी हमें चिकित्सक की मदद चाहिए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए इन चीजों में। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर कविता जी ने कि किस तरह से महिला अपने आप को अकेला ना समझे, एक परिवार के साथ में आए। जिस तरीके से एक महिला अपने परिवार को अपनी प्राथमिकता रखती है, वैसे वो अपने आप को भी प्रायोरिटी दे, अपने आप को भी प्राथमिकता पे रखे, ना कि बाकी चीजों पे, अपने परिवार वालों को ही, परंतु अपने आप को भी। मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि एक महिला के नाते आपने किस तरीके से देखा कि गांव की कोई महिलाएं हैं वो अपने आप को प्राथमिकता पे रख पा रही हैं। आपने दोनों जगह, शहरी जगह भी काम करा है, ग्रामीण परिवेश में भी काम करा है, तो किस तरह से आप ये अंतर देखती हैं कि क्या किस तरीके से, क्योंकि ऐसा तो नहीं कह सकते कि ग्रामीण महिलाएं हैं वो बाहर के काम नहीं करी, वो भी खेतों में काम करती हैं, तो किस तरह से गृहिणी भी और कामकाजी महिलाएं दोनों के लिए ही स्वास्थ्य कितना जरूरी होता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और मैं भी इन चीज़ों पे काफ़ी, क्योंकि मैं महिलाओं के सशक्तिकरण पे शुरू से ही मेरी एक सोच रही है, और क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ तो मैं स्वास्थ्य सेवाओं पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने सेवाएं दी, तब मैंने देखा कि हमारी जो महिलाएं हैं, कई महिलाएं ऐसा नहीं है वो लेना नहीं चाहती है इलाज, लेकिन जैसे कि प्रेग्नेंट पूरे डिलीवरी के टाइम वो आती हैं, तो हमने पूछा उनसे कई बार, जैसे कि महिलाएं पीपीएच में चली गई, अतिरिक्त रक्तस्राव जिसको हम कहते हैं महिला की डिलीवरी के बाद, तो वो इतनी, मतलब कभी कभी इतना गंभीर और खतरनाक हो सकता है कि महिला की जान भी चली जाती है। इसमें मैटरनल डेथ का कारण है पीपीएच, मोस्ट कॉमन कॉज। तो उसमें ये कि हमने जब उनसे जानना चाहा कि भाई आजकल इतनी बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे राजस्थान में,
तो आप क्यों नहीं आगे आती हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ तो उनको जागरूकता की कमी है कि भाई हमें नहीं पता है कि इस तरह की सेवाएं मिलती। दूसरा कि परिवार सपोर्ट नहीं करता, स्पेशली जो घर के बुजुर्ग हैं वो लोग थोड़ा सा कि नहीं क्या होता है, इन दवाइयों से क्या होता है, आप अपना खान पीन खाओ, ये सब फालतू के चोचले होते हैं वैसा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक ग्रामीण क्षेत्र में तो है ही है, साथ में शहरी क्षेत्रों में ये इसलिए भी होता है कि महिलाओं का क्या कई बार बिजी जो वर्किंग है उनके लिए स्पेशली है कि वो चाहती हैं कि वो प्रॉपर केयर लें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पर चाहते हुए भी वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि कहीं की समय की बड़ी शॉर्टेज है। तो मैं ये सभी मेरी साथियों महिलाओं से यही मैं निवेदन करूंगी कि आप थोड़ा सा इस पे फोकस करें, कुछ समय अपने लिए निकालें, ठीक है। जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी एक परिवार पे फोकस कर पाएंगी। आप समय पे इलाज लें, समय पे चिकित्सक सेवाएं लें, और स्पेशली जो हमारी किशोरियां हैं, क्योंकि बाल्यावस्था से लेकर जब एक महिला, अगर महिला का स्वास्थ्य बालिकावस्था में ही खराब हो जाता है, सही ढंग से खान पीन नहीं खा पा रही है, ध्यान नहीं दे पा रही है, तो वो एनीमिया की शिकार हो जाती है। और एक एनीमिया ग्रसित लड़की जब उसकी शादी हो जाती है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो ऑफिशियली वो रिस्क फैक्टर्स लेके आ रही हैं, तो वो कहीं की उसकी जान जोखिम में रहती है। तो मैं यही कहूंगी कि आजकल वैसे इतनी डिफरेंस नहीं है शहरों और गांवों में, लेकिन काफी बड़ा एक जागरूकता का रोल कमी मुझे आज भी नजर आती है कि कुछ न कुछ हमें और इस पे जागरूकता पे फोकस करना चाहिए। जैसे अभी हमारे कैंसर स्क्रीनिंग हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से हमारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एनसीडी स्क्रीनिंग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें हमारे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया, और इस मोस्ट कॉमन जो हमारा जैसे ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कॉज होता है हमारे, और सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारी स्पेसिफिक वेन्स भी आती है फील्ड में। लेकिन महिलाएं उन चीजों में अभी भी कहीं न कहीं हिचकिचा रही है कि मुझे कैसे चेक कराना, नीचे से कैसे चेक करवाना है। तो मैं यही कहूंगी कि नहीं, ये जो कुछ चला जा रहा है उसका सब हेल्प ले एज ये मतलब एक कदम खुद भी बढ़ाएं कि नहीं, जो हमें मेडिकल टीम्स जो देने जा रही है उसमें हमें सहयोग देना है, कुछ न कुछ हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हमें हमारे फायदे के लिए ये चीज की जा रही है। जी, मैं साथ ही आपसे और एक और बात जानना चाहूंगी कि आजकल देखते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से ही बहुत सारे बच्चे हैं जो बात करने में हिचकिचा रहे हैं, परंतु अपने फोन पे ही वो इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं कि इसका ये हो सकता है, इस वजह से मुझे बीमारी हो रही हो। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से बहुत सारी फेक न्यूज भी आती हैं कि ये नहीं तो ये ले लीजिए, ये खा लीजिए, ऐसे कुछ कुछ टोटके भी वो इंटरनेट के माध्यम से करने लगे हैं बच्चे, तो उस पर आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये आज के टाइम जो डिजिटलाइजेशन है इसका हमारे लिए नुकसानदायक हो रहा है। मैं तो ये कहूँगी कि जो मीडियाज हैं और जो आज का जो डिजिटल एरा है उसमें ये हम सभी के लिए नुकसानदायक है, इवन बच्चे से लेकर बड़े सभी के लिए। और आजकल जो किशोरी अवस्था जिसको हम कहते हैं, उसमें स्पेशली वो क्योंकि कुछ चेंजेज हमारे उस टाइम आते हैं, जैसे हमारी किशोरी अवस्था जब शुरू होते हैं तो जैसे मेंस्ट्रुएशन हो गया और सेक्सुअल चेंजेज भी उसमें होते हैं। तो वो आजकल के जो युवक हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स से नहीं कहते हैं, उनको लगता है पता नहीं मेरी मदर क्या सोचेगी या पता नहीं मेरे फादर क्या सोचेंगे, डॉक्टर को मैं कैसे बताऊं, कैसे जाऊं, तो वो उन चीजों की सर्चिंग नेट से करते हैं। तो नेट से तो हम जानते हैं कि ये AI एरा है, हो सकता है सूचना सही भी मिलती है, लेकिन ये 100% इंश्योर नहीं है। कई बार गलत मीडियाज भी बता देते हैं, कुछ गलत वीडियोज आप देख लेते हो कैसे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सोशल मीडिया की हेल्प ना लें। अगर आपको कोई समस्या है, सबसे पहले सर्वप्रथम, क्योंकि आपका फर्स्ट टीचर, फर्स्ट डॉक्टर आपकी मदर होती है, आपका परिवार होता है, आप उनके साथ खुलकर शेयर करें। कोई भी परेशानी हो, आपको मेंस्ट्रुएशन में हो, इवन आजकल टीनेजर प्रेगनेंसियां जो हो जाती हैं, लड़कियां नहीं बता पाती हैं और एक वो संक्रमण का शिकार हो जाती हैं, जैसे इलीगल अबॉर्शंस की जो कॉजेज होते हैं कि लड़कियां बताती नहीं, फिर इलीगल अबॉर्शंस होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसके लिए आपको खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप उन चीजों को छुपाते हैं तो आप अपनी जान के साथ एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं जो हमें नहीं लेना है।
जी बिल्कुल, अगर आप अपनी हेल्थ को अगर कहाँ भी अगर कोई बात छुपा रहे हैं, ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, तो आप अपनी खुद की जान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और डॉक्टर कविता जी ने बिल्कुल सही कहा, कैसे कि आज से कुछ सालों पहले तक अगर एक बेटी का जन्म भी बहुत ही अभिशाप माना जाता था और उस पर नहीं ध्यान दिया जाता था, और वही लड़की जब बड़ी होती थी, प्रेग्नेंट हो रही है, तो वो एनीमिया का शिकार हो रही है और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स के साथ आगे बढ़ती जा रही है। परंतु आज ऐसा नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो एक बेटी के जन्म से लेकर उसके गर्भावस्था तक उसका बहुत सारा ध्यान रखा जा रहा है सरकार द्वारा। तो मैं आपसे एक पूछना चाहूंगी, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो अभी बहुत प्राथमिकता से चल रही हैं और कौन कौन से हेल्थ फैक्टर्स हैं जिन पे विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है? हमारे सरकार की तरफ से अभी काफी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें हमारी महिलाओं को और हमारी बालिकाओं को जो पहले समस्याएं थी, जो हमारे जैसे सोसाइटी बहुत पहले शादी कर देती थी, तो इन चीजों के क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट एक बार किसी भी पर्सन को मिलता है तो कहीं न कहीं हम कुछ तो कम कर पा रहे हैं। जो अपराध जो हो रहे हैं महिलाओं के साथ, उनमें हम कुछ कम कर पा रहे हैं। इसके संबंध में मैं कुछ योजनाएं आपको बताना चाहूंगी। जैसे JSY जो है हमारी जननी सुरक्षा योजना है हमारी, और हमारी JSSY योजना है, जननी शिशु सुरक्षा योजना हो गई हमारी। एक सुमन करके एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर महिलाओं की जितनी भी ये योजनाएं उनको शामिल हमारे करा गया है। एक हमारा प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमारा एक दिवस मनाया जाता है, प्रति माह 9 तारीख को मनाया जाता है, और हमारे राजस्थान में अब ये हमारे 3 बार मनाया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस जिसको हम बोलते हैं, PMSMA। तो उस दिन भी एक डे फिक्स करा जाता है। उस दिन हम जैसे हमारे जो चिकित्सक होते हैं, हमारे गायनिकोलॉजिस्ट जो स्पेसिफिक विशेषज्ञ होते हैं, उनको भी हम सेवाएं लेते हैं। उस दिन हमारी महिलाओं से संबंधित पूरी NC चेकअप, टीकाकरण, ये सब करे जाते हैं। एक अभी रिसेंट ही हमारी गवर्नमेंट में लाडो योजना करके एक आई है, उसके अंदर हमारे राजस्थान में जैसे कि 1 अगस्त 2024 के बाद जो भी बर्थ हुए हैं बालिकाओं के, उनको ये एलिजिबल हैं, और उसमें 1.5 लाख की प्रोत्साहन राशि अलग अलग किस्तों में हम देते हैं। तो इससे कहीं न कहीं सोसाइटी में पॉजिटिविटी डेवलप हो रही है कि हमें बालिकाओं को एक अभिशाप नहीं मानना है। ठीक है, बालिकाओं के लिए जो योजना जो सरकार इतना स्टेप कर रही, तो कुछ स्टेप हमारा परिवार भी उनके लिए कर सकता है। और महिलाएं, आप खुद देखती हो, मैं खुद एक चिकित्सक हूँ, आप एक अच्छे प्रोफेशन में हैं, और हमारी महिलाएं किसी भी प्रोफेशन में पीछे नहीं है, बिल्कुल है ना। सभी प्रोफेशन में हमारी महिलाएं आज अच्छी पदों पे पद स्थापित हैं, और एक जन भागीदारी कहीं न कहीं निभा रही देश के विकास में और समाज के विकास में। महिलाएं इतनी आगे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार की योजनाओं के साथ साथ हमें समाज को भी एक पॉजिटिविटी महिलाओं के प्रति रखना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर कविता जी ने बिल्कुल सही कहा कि किस तरह जिस तरीके से सरकार की योजनाएं आ रही हैं, एक पॉजिटिविटी आ रही है कि महिलाओं को किस तरह से अपने बारे में, अपने आप को प्राथमिकता देनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। वैसे ही सब परिवारजनों को भी एक महिला के साथ आना चाहिए और उनकी समस्याओं को और उन्हें गंभीरता से सुनना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर कविता जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो हम यही आशा करते हैं कि जिस तरह से अगर स्वस्थ महिला होगी तभी एक सशक्त परिवार बन पाएगा और एक सशक्त राष्ट्र भी। धन्यवाद।